नंदिनी सुबह सुबह ही उठकर अपने लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बना लेती है। नंदिनी अपने पति को नाश्ता देकर उसे कुछ देर में ही ऑफिस भेज देती है और खुद भी जल्दी से नाश्ता कर लेती है। नाश्ता करने के बाद नंदिनी अपने कमरे में वापस आराम करने चली जाती है और जब नंदिनी की सास रेखा रसोई में जाती है और वो नाश्ता देखने लगती है, लेकिन रेखा को रसोई में कुछ नहीं मिलता है। ये देखकर रेखा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे नंदिनी के कमरे में जाती है और नंदिनी से बोलती है, बहू, तूने आज नाश्ता नहीं बनाया फिर से? तेरी वजह से रोज रोज मेरा बेटा भूखे पेट ही दफ्तर जा रहा है। तुझे थोड़ी भी शर्म आती है या नहीं, या फिर तू बनाना ही नहीं चाहती कुछ? माँ जी, मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब भी मुझसे हिला तक नहीं जा रहा। मैंने खुद कल से खाना तक नहीं खाया है। अब आप ही बताओ ना, जब खुद मेरे अंदर जान ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? बहू, अब तो मुझसे ये सब तो ड्रामे मत ही कर। अरे हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो मुझे पागल मत बना। तुझे आए दिन कहीं न कहीं दर्द होता ही रहता है। माँ जी, आपको लगता है कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ? लगता है? अरे नहीं नहीं बहू, मुझे तेरी ये सब दो पैसों की हरकतों के बारे में अच्छे से पता है। तुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा? ये सब नाटक है कि तुझे काम न करना पड़े। माँ जी, अगर आपको लगता है मैं नाटक कर रही हूँ तो आप एक काम करना, अपने लिए नाश्ता बना लेना और मुझे मत देना। अब कर भी क्या सकती हूँ, दर्द में हूँ ना तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। एक तो मेरा बेटा इतना भोला है कि तुझे कुछ बोलता भी नहीं है। तू मर यहीं बैठे बैठे। रेखा इतना बोलकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। नंदिनी हमेशा ऐसे ही करती है और वो अपने लिए, अपने पति के लिए खाना बना लेती है और अपनी सास से कोई बहाना बना लेती है जिससे उसे खुद ही अपने लिए खाना बनाना पड़े। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा और रेखा भी अपनी बहू की इन सब हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो जाती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। कुछ दिनों बाद नंदिनी अपनी माँ के घर गई थी और अपनी माँ माला से बात करते हुए नंदिनी बोलती है, माँ, मैंने तो सब करके देख लिया, लेकिन ये बुढ़िया है कि घर में कुंडली मार कर बैठ गई है। जानी का नाम ही नहीं लेती। मैं तो तंग आ गई हूँ अपनी सास के साथ रहते रहते। तो इतनी खुशकिस्मत है कि तेरा पति का कोई भाई नहीं है, इकलौती बहू है, फिर भी तो इतने नखरे दिखाते हैं काम करने में। अरे बड़े बुजुर्गों की सेवा करने में ही बहुत पुण्य मिलता है। माँ, उनकी सेवा क्या करूँ, वो खुद भी तो अपने काम करने लायक सही सलामत है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अपनी बहू और बेटे को अकेला क्यों नहीं छोड़ दी अपनी गृहस्थी में आगे बढ़ने के लिए। देख, तू अपनी सास के साथ जब तक ये हरकतें कर रही है और ये सब अंकुर को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अंकुर को पता चल गया ना, तब तो तेरी गृहस्थी आगे बढ़ना तो दूर की बात है, टिक भी नहीं सकती है। उन्हें बता कौन रहा है, माँ जी तो अभी इसी वहम में है कि अंकुर जी को सब पता है। लेकिन मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ कि अंकुर जी को सब पता चलने दूं। उन्हें कुछ नहीं पता। नंदिनी को तो अपनी सास के साथ रहने में काफी आफत आती थी, इसीलिए वो अपनी सास को काफी ज्यादा परेशान करती थी। एक दिन नंदिनी अपनी सास की साड़ी से घर के पर्दे बना रही है और जब ये रेखा देखती है तो वो नंदिनी से बोलती है, ये नई साड़ी तो मेरी है, वो भी अभी जल्दी ही ली है। तू नई साड़ी के घर के पर्दे बना रही है? माँ जी, तो क्या हो गया? आप तो ऐसे हल्ला मचा रही हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया हो। बहू, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते जो तो इस तरह से पैसों को बर्बाद कर रही है। माँ जी, मैं भी यही बोल रही हूँ कि मेरे पति की कमाई को आप उड़ाती हैं, तो इस उम्र में नई नई साड़ियाँ ले रही हो। अरे आपको शर्म है या नहीं? थोड़े तो अपने बेटे के बारे में भी सोचो। बहू, तेरा पति मेरा बेटा है और अगर वो मेरे लिए कुछ कर भी रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? माँ जी, अंकुर जी कुछ बताते नहीं है, लेकिन मुझे सब पता है। अंकुर जी से अब आपका खर्चा उठाया नहीं जा रहा है। मैं तो यही बोलूंगी कि हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। आप अपना देखना और हम अपना। बहू, तू ये सब क्या बोल रही है? भाई भाई का बंटवारा सुना है, लेकिन सास बहू का बंटवारा कब से होने लगा? नहीं नहीं, अंकुर ये सब नहीं सोचता। तुझे कोई गलतफहमी हुई है? माँ जी, अगर मुझे गलतफहमी हुई होती ना तो मैं खुश थी, लेकिन अंकुर जी अब आपसे बात भी कहाँ करते हैं और यही कारण है उनका आपसे बात ना करने का। मेरी मानो तो अब बंटवारा कर ही लो। बंटवारा करने से आप दोनों माँ बेटे का रिश्ता भी बच जाएगा। जब मन हो तब बातें भी कर सकते हो। नंदिनी की बात सुनकर रेखा का दिल पसीज जाता है और वो बंटवारे के लिए मान जाती है।
सास बहू मिलकर घर के 2 हिस्सों में बंटवारा भी कर देते हैं। उसी शाम जब अंकुर आता है तो घर के बीच में लकीर देखकर वो हैरान हो जाता है और अपनी माँ के पास बात करने जा ही रहा होता है कि नंदिनी उसे अपने कमरे में ले आती है और अंकुर से नंदिनी बोलती है, आप उस तरफ क्यों जा रहे हो? सास और बहू का बंटवारा हो गया है। ये क्या बकवास कर रही हो? बंटवारा? कैसा बंटवारा? देखो, माँ जी ने कभी कहा नहीं, लेकिन उनकी काफी समय से इच्छा थी कि अब वो अपनी आगे की जिंदगी अकेले ही बिताएं, और उन्होंने तो मुझे बताया भी है इतनी बार। माँ ने तुम्हें ये सब बताया, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ ना। मैं अभी माँ से जाकर बात करता हूँ। माँ ऐसे थोड़ी कर सकती है। आप भी हद करते हो। अरे बस हर वक्त मैं करते रहते हो। कभी माँ के बारे में सोचा है? माँ जी के साथ मैं रहती हूँ घर में। माँ जी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनका दिल रखने के लिए तो हम उनकी बात मान ही सकते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं माँ को ऐसे अकेले रहने दूं? अरे मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। मैंने ऐसे कब कहा? मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि जब तक माँ जी का मन है बंटवारा करके रहने का, तब तक उन्हें रहने दो। आज नहीं तो कल सब ठीक ही हो जाएगा ना। शायद तुम सही कह रही हो। मुझे ऐसे ही करना चाहिए। लगता है भगवान ने मेरी किस्मत की कलम मेरे हाथों में ही पकड़ा दी है, तभी तो अब सब अच्छे से ही हो रहा है। अब बंटवारा तो हो गया, अब मैं अपने पति के साथ आराम से रहूंगी। कभी पहले की तरह नहीं होने दूंगी सब ठीक। नंदिनी अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाती है और सास बहू का बंटवारा हो जाता है। बंटवारे के बाद रेखा बिल्कुल ही अकेले पड़ गई थी। वो एक कोने में ही रहती थी, ना ही किसी से बोलती थी और ना ही कोई दिक्कत आने पे अपने बहू बेटे के पास जाती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत जाता है। अंकुर भी मजबूर था, वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ दिनों बाद नंदिनी का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसके सर पर काफी चोट भी आती है। रेखा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और पट्टी करवाती है। जब नंदिनी को होश आता है तो बस वहाँ पर रेखा ही होती है। रेखा नंदिनी से बोलती है, बहू तो ठीक है ना? घर का बंटवारा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तेरी सास नहीं हूँ, तो अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? माँ जी मुझे माफ कर दो। बस अभी कुछ मत बोल, पहले वहीं घर चल, फिर बात करेंगे। तुझे तो ऐसे देखकर मेरी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। रेखा नंदिनी को लेकर घर आ जाती है। जैसे नंदिनी घर आती है तभी वहाँ अंकुर भी आ जाता है। नंदिनी को अपनी गलती का भी एहसास हो गया था, इसीलिए वो अपने पति और सास को बोलती है, मुझे माफ कर देना। सास और बहू का बंटवारा माँ बेटे की वजह से नहीं, बल्कि मेरी वजह से हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि हम माँ जी के साथ रहें, इसलिए मैंने आप दोनों के बीच में मतभेद लाने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को अकेले रहना पड़ा। तुम इस हद तक नीचे गिर गई। तुम बंटवारा करवा रही थी ना, तो अब तुम खुद अकेले रहोगी, तब ही अक्ल आएगी तुम्हें। नहीं बेटा, बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया। ऐसी हालत में उसे अलग करना भी सही नहीं है। वैसे भी जब गलती का एहसास हो तब हम बड़ों को उसे माफ कर देना चाहिए। रेखा अपने बेटे को समझाती है। अंकुर को समझ आ जाता है, लेकिन नंदिनी भी अपने किए हुए पर काफी शर्मिंदा थी। इसीलिए अब तक उसने जो भी किया वो बस अब सुधरने की कोशिश में लग जाती है। बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला मंजर था वहाँ का। हर जगह लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे। उस भयानक भूकंप के कारण वो जगह मलबे के ढेर में बदल गई थी और उस मलबे के नीचे कई सारे लोग दबे हुए थे। उस मलबे में कहीं कोई छोटी सी बच्ची दबी थी, तो कहीं कोई जवान, और पीछे छोड़ गए थे अपने परिजनों को अपने पीछे रोने के लिए। अब जब भूकंप रुकता है तो कुछ लोग अपने अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे थे, तो कुछ लोग अपने परिवारों की लाशों को पकड़कर रो रहे थे। उनमें से ही एक थी लक्ष्मी। जी हाँ, लक्ष्मी गर्भवती थी। उसने अपने एक हाथ से अपने पेट को पकड़ रखा था। लक्ष्मी के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और वो हांफते हुए अपने पति को पुकार रही थी। साथ ही वो इधर उधर धीमी रफ्तार में चल रही थी। संजय, संजय कहाँ है आप? संजय! लक्ष्मी की अब जब आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। साथ ही खुद के सामने वो अपने पति को देखकर रोते हुए कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे थे। लक्ष्मी, बस तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम यहाँ से अपने शहर चलेंगे। मुझे माफ करना संजय जी, पर ये सब मेरी जिद के कारण ही हुआ है। ना मैं जिद करती और ना ही ये सब होता।
कोई बात नहीं लक्ष्मी, पर तुम अभी उस बारे में मत सोचो। संजय की बातें सुनकर लक्ष्मी अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और लक्ष्मी अब ठीक हो जाती है। संजय लक्ष्मी को अपने घर, अपने शहर दिल्ली ले आता है। अपने बेटे बहू को देखकर शांति अपनी बहू के दोनों गालों पर अपने हाथों को फेरती है और कहती है, मैंने न्यूज़ देखी थी बहू, नेपाल में बहुत तगड़ा भूकंप आया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। लक्ष्मी अपने कमरे में जाकर आराम कर रही थी, तभी उसकी आंखों के सामने वही भयानक मंजर आ जाता है। संजय, संजय, संजय! लक्ष्मी की आवाज सुनकर संजय और शांति उसके पास आते हैं, जिसके बाद क्या हुआ लक्ष्मी, तुम ठीक तो हो ना? लक्ष्मी उनकी बातों का जवाब नहीं देती और बेहोश हो जाती है। लक्ष्मी उस हादसे के बाद पूरी तरह से दहल गई थी। अरे मैं तो कह ही रही थी कि बहू को इस हालत में वहाँ मत लेकर जा, पर मेरी सुनता ही कौन है इस घर में, तो सबको अपनी ही चलानी है ना। मैं अभी अपनी बेटी निशा को फोन करती हूँ, अब वही इसका चेकअप करेगी। हे भगवान, न जाने मेरी बहू के पेट का बच्चा कैसा होगा। उसकी ऐसी हालत की वजह से कहीं ऐसा न हो कि उसके दिमाग पर असर पड़े। शांति अब निशा को फोन करती है और उसको अपने घर पर बुलाती है। कुछ ही घंटों के बाद निशा शांति के घर आ जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, क्या हुआ माँ, आपने अचानक मुझे घर क्यों बुला लिया? निशा बेटा, पहले तू अपनी भाभी का चेकअप कर और देख उसको कि वो ठीक है या नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर निशा अपनी भाभी के पास जाती है और उसका चेकअप करके अपनी माँ और भाई से कहती है, माँ और भैया, बच्चा बिल्कुल सही है, पर भाभी किसी बात से सहमी हुई है। आखिर बात क्या है? किस वजह से वो इतनी डरी हुई और सहमी हुई है? ये सब मेरी गलती है, ना मैं उसको वहाँ ले जाता, ना ये सब होता। निशा सच बताना, तुम्हारी भाभी जिस तरह से सहमी हुई है, उससे बच्चे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? पढ़ना तो नहीं चाहिए, पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाभी के डर और सहमे की वजह से बच्चा सुस्त पैदा हो। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? अरे ये क्या बताएगा, मैं तुझे बताती हूँ। लक्ष्मी आज बेहद खुश थी। वो खुशी से झूम रही थी और वो खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर आज उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जो पता चला। लक्ष्मी खुश होते हुए अपने सोए हुए पति के पास आती है और उसे उठाते हुए कहती है, संजय, संजय उठो, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। क्या हुआ, क्या देना है? पहले उठो तो सही। अरे बोलना लक्ष्मी, आज भी संडे, सोने दो ना। अच्छा जी, मतलब मुझसे जरूरी अब आपकी नींद हो गई क्यों? खैर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ जैसे ही आप ये खबर सुनेंगे वैसे ही आप झूम उठेंगे। आई एम प्रेग्नेंट, आप पापा बनने वाले हैं। क्या सच में? लक्ष्मी, तुमने तो मुझे सच में दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। माँ जल्दी आओ। अरे क्या हो गया, इस तरह तूने इस घर को सर पर क्यों उठा रखा है? माँ बात ही ऐसी है, अगर आप भी ये बात सुनेगी ना तो लिख कर दे रहा हूँ कि आप न सिर्फ घर बल्कि इस पूरे मोहल्ले को अपने सर पर उठा लेंगी। हाँ ठीक है, अब बात बता, बात क्या है? फालतू में टाइम मत बर्बाद कर, समझा? माँ आप दादी बनने वाली हैं, इस घर में अब एक बच्चे की किलकारी आने वाली है। क्या सच में? हाँ माँ ये सच है। देख बहू, अगर ऐसा है ना तो मैं बोल दे रही हूँ कि अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी, समझी? पर माँ, परवर कुछ नहीं। संजय, मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, चल अब तू इस घर के लिए एक नौकरानी रख ले। अपनी माँ की बात से सहमत संजय अब अपने घर में एक नौकरानी रख लेता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी अपने बेड पर बैठी रील्स देख रही होती है। तभी उसके फोन में नेपाल की खूबसूरत वादियों की रील्स आती है और उसे देखकर लक्ष्मी खुद से कहती है, वाओ कितना खूबसूरत नजारा है ये। आने दो आज संजय जी को, आज मैं उन्हें नेपाल जाने की बात कहूँगी। वैसे भी बच्चा होने के बाद फिर मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। इतना बोलकर लक्ष्मी अपने फोन को साइड में रखती है और सो जाती है। शाम को जब संजय आता है तब लक्ष्मी अपनी सास और संजय से ही कहती है, माँ जी, संजय जी, वो मैं क्या बोल रही थी कि जब बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं तो उसके कारण घर में ही फंसी रह जाऊंगी। हाँ
तो तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि नेपाल में एक प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है। चलो ना चलते हैं। वैसे भी हम शादी के बाद कहीं भी नहीं गए। बहू, नेपाल का मौसम सही नहीं रहता है। एक तो तू गर्भवती, ऊपर से तू नेपाल जाने की जिद कर रही है। देख बेटा, वहाँ भूकंप के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए तू वहाँ मत जा। मैं नहीं चाहती कि कोई दुर्घटना हो। माँ, कुछ नहीं होगा। शादी के बाद पहली बार लक्ष्मी ने कुछ मांगा है, आप बेफिक्रे रहो। शांति उसे मना करती है, पर वो शांति की एक भी नहीं सुनते और नेपाल चले जाते हैं। नेपाल की वादियों में संजय और लक्ष्मी घूम ही रहे थे कि तभी अचानक से सारी चीजें हिलने लगती हैं। धीरे धीरे कर दीवारों में दरारें आने लगती हैं और ये देखकर लक्ष्मी संजय से कहती है, संजय, यहाँ पर भूकंप आ रहा है क्या? पता नहीं लक्ष्मी, तुम एक काम करो, तुम किसी कोने में बैठ जाओ। संजय ये सब बोल ही रहा होता है, तभी दीवारें गिरने लगती हैं। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जगह जगह पर दीवारें गिरकर सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाता है और उसी बीच संजय और लक्ष्मी अलग हो जाते हैं। लक्ष्मी संजय को ढूंढती है तो वहीं दूसरी तरफ संजय भी लक्ष्मी को ढूंढता है। शांति टीवी देख रही थी, तभी टीवी देखते हुए शांति खुद से कहती है, हे भगवान, नेपाल में तो भूकंप आ गया, अब क्या करूं? भूकंप में मेरी गर्भवती बहू फंसी हुई है। एक काम करती हूँ, मैं संजय को फोन करती हूँ। शांति अब संजय को फोन करने लगती है, पर उसका फोन नहीं लगता। एक तरफ लक्ष्मी और संजय एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शांति अपनी बहू और बेटे के लिए परेशान होती है। ये बात है बेटा। नीचा, लक्ष्मी को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? भैया, एक ही तरीका है और वो है कि भाभी के मन में वो ख्याल ही ना आए, इसलिए भाभी को हर समय हंसाते रहना। और जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक मैं भी आप लोगों के साथ ही रहूंगी। निशा अब अपनी भाभी की डिलीवरी तक अपनी भाभी के पास ही रहती है, तो वहीं संजय और शांति भी लक्ष्मी को अब खुश रखने की पूरी कोशिश किया करती। समय गुजरता है और समय के साथ लक्ष्मी एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म देती है। अंधी बहू की बहरी सास। माधुरी बड़े ही ठाट बाट से अपने बेटे अनिकेत की शादी करके राखी को अपने घर लेकर आती है। माधुरी को सुनाई नहीं देता था, वो बहरी थी, जिसके चलते राखी अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन अनिकेत अपनी माँ को पसंद नहीं करता था। वो उनके बहरेपन से बहुत दुखी था, इसलिए ज्यादा उनसे बात भी नहीं करता था। एक दिन शाम के समय अनिकेत ऑफिस से घर आता है, तभी माधुरी उसे हॉल में ही रोक लेती है। बेटा, आ गया तू ऑफिस से? आजा, मेरे पास बैठ। जब से तेरी शादी हुई है तब से तेरे साथ बैठकर सुकून से बात करने को ही नहीं मिला। तुझे राखी पसंद है कि नहीं? तू खुश है कि नहीं बेटा? पूछ तो ऐसे रही है माँ जैसे मैं बोलूंगा तो ये सुन भी लेगी। हाँ माँ, मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। क्या कह रहा है तू? तुझे अपनी बीवी पसंद है कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ तुझसे। पता नहीं क्या इशारे कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोल कुछ। इशारे तो समझ में आ रहे हैं, बातें क्या समझ में आएंगी। हाँ, मैं खुश हूँ राखी के साथ। मैंने तुझे नाचने के लिए नहीं बोला है, ये पूछा है राखी के साथ तू खुश है कि नहीं। बहरी मैं हूँ, सुनाई खुद को नहीं दे रहा है, नालायक कहीं का। हे भगवान, ये बहरी माँ खुद तो सारी बातें गलत समझती है और नालायक मुझे बता रही है। इनका कुछ नहीं हो सकता। अनिकेत इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वो दरवाजे पर अपनी पत्नी राखी को खड़े हुए देखता है। तुम यहाँ द्वारपाल की तरह क्यों खड़ी हो? तुम्हें भी कोई नेक चार चाहिए क्या? हाँ? तभी मुझे अंदर आने दोगी? नहीं, वो बात नहीं है। मैं अंदर कमरे में काम ही कर रही थी, तभी मैंने आपकी आवाज सुनी तो देखने के लिए बाहर आकर खड़ी हो गई। अब आ गया ना मैं, तो चलो अंदर। फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? एक बात बताइए कि आप माँ जी से हमेशा ऐसे गुस्से में क्यों बात करते हैं? वो बहरी है, लोगों की बात नहीं समझ पाती है, तो उस जगह हमें उन्हें शांति से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उन पर चिल्लाना चाहिए। हाँ, तो जब उन्हें पता है कि वो बहरी है तो उन्हें चुप रहना चाहिए ना, किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनकी तो जुबान ही बंद नहीं होती है। सुन तो वो पाएंगी नहीं, लेकिन जानना सब कुछ है उनको। ठीक है, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। वो जो भी है, जैसी भी है, आपकी माँ है। हाँ हाँ ठीक है, अभी तक उन्होंने मेरा सर खाया है, अब तुम मत खाओ। सारी बातें कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी होकर कर लोगी क्या? अनिकेत इतना कहकर कमरे में चला जाता है।
और राखी रसोई में जाकर अपने कामों में लग जाती है। समय बीतता है और तभी एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय राखी का पैर फिसल जाता है और उसके सर पर गहरे चोट लग जाते हैं। अनिकेत तुरंत राखी को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां चेकअप के बाद पता चलता है कि सर पर गहरी चोट लगने की वजह से राखी की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसे सुनकर अनिकेत के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो राखी को लेकर घर आता है और उसकी आंखों पर काला चश्मा देखकर माधुरी हैरान रह जाती है। बेटा, ये बहू की आंखों को काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? उसकी आंखों में कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ ठीक है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? राखी की आंखों की रोशनी चली गई है, अब वो कभी भी देख नहीं सकती है, इसलिए उसे काला चश्मा लगाया है। हाय राम, ये क्या हो गया? बहू की आंखों का ऑपरेशन हो गया, लेकिन इसके तो सर पर चोट आई थी ना, तो ऑपरेशन किस चीज का हुआ है? यार सुन, ये सकती नहीं है और इशारों का मतलब ये गलत निकालती है। इनको समझाओ भी तो कैसे समझाऊं? माँ तो बहरी थी ही, अब बीवी भी अंधी हो गई है। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है यार। थोड़ी देर बाद अनिकेत राखी को लेकर कमरे में चला जाता है। दिन बीतते हैं और वो अपनी माँ और पत्नी की देखभाल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो घर और बाहर की जिम्मेदारियों में पिसता जा रहा था। एक दिन सभी चीजों से परेशान होकर वो तिजोरी से बहुत सारे पैसे और गहने चोरी करके अपनी पत्नी और माँ से बहाना बनाकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है। महीने बीत जाते हैं लेकिन अनिकेत वापस नहीं आता। तभी एक दिन उसकी पड़ोसन शांति उनके घर आती है। क्या बात है बहू, तू आज अकेली इतनी शांति से क्यों बैठी हुई है? तेरी सास कहाँ है? आंटी माँ जी अपने कमरे में आराम कर रही होंगी। मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई। बहू, मन लगेगा भी कैसे? इतनी कम उम्र में तूने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। तेरा पति भी तुझे छोड़कर चला गया, पता नहीं कहाँ। सास तेरी बहरी है, पता नहीं और क्या देखना बाकी रह गया है तुझे। आंटी जी, अगर आप मेरी हिम्मत बढ़ा नहीं सकती हैं, तो तोड़िए तो मत। कम से कम मेरी किस्मत में जो लिखा था वो हुआ मेरे साथ। और रही बात मेरे पति की, तो वो आएंगे, जरूर आएंगे। बहू, ये सब बातें सिर्फ अपने दिल को बहलाने वाली है। अगर तेरे पति को वापस आना होता तो कब का आ गया होता। वो अपनी अंधी पत्नी और बहरी माँ को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। ये बात तू मान ले, जितनी जल्दी उतना अच्छा है तेरे लिए। शांति इतना कहकर अपने घर चली जाती है। उसकी बात सुनकर राखी बहुत दुखी होती है। महीनों गुजर जाते हैं लेकिन अनिकेत का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे सबकी आस टूट रही थी। एक दिन दोनों सास बहू शाम के समय कुछ सामान लेने के लिए शॉपिंग मॉल जाते हैं। मॉल देखते ही माधुरी की आंखें खुल जाती है और वो अपनी बहू को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तभी राखी धीरे धीरे चलते हुए एक औरत से टकरा जाती है। अंधी है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता है? अंधी किसको बोला तूने? मैं तुझे अंधी दिखाई दे रही हूँ क्या? अंधी नहीं होती तो मेरी तरफ देखकर बात करती ना, कहीं और देखकर थोड़ी बोलती। मैं कहीं और देखकर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उस औरत की शक्ल नहीं देखनी है, जिसके अंदर बात करने की तमीज नहीं है। राखी उस औरत से लड़ ही रही होती है कि तभी वहीं दूसरी तरफ माधुरी पीछे मुड़ती है और अपनी बहू को न देखकर दोबारा से गेट की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि राखी लोगों की भीड़ में खड़ी होती है। तभी वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन माधुरी मंदिर से लौटते हुए सड़क के बीचों बीच में चल रही थी। सभी गाड़ी वाले हॉर्न मार मार कर परेशान हो जाते हैं, लेकिन माधुरी को सुनाई नहीं देता। तभी एक गाड़ी का ड्राइवर उतरकर माधुरी के पास जाता है। माता जी, बहरी हो क्या? आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इतनी देर से सभी लोग हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन आप तो अपनी मस्ती में चली ही जा रही हैं। क्या हुआ भैया, रास्ता भूल गए हो क्या? और सड़क पर इतनी गाड़ी क्यों खड़ी है? कोई रैली निकलने वाली है क्या? माता जी, मैं रास्ता नहीं भूला हूँ। आप रास्ते के बीच में खड़ी हैं। आगे से जाम लगा रखा है आपने पूरी सड़क पर, और यहाँ कोई रैली नहीं निकल रही है। भैया, सब लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? कोई भंडारा चल रहा है क्या यहाँ पर? यार, लगता है ये औरत सच में बहरी है, तभी तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सुन ही नहीं पा रही है। इतनी देर से मेरा दिमाग खराब कर रखा है। कभी रैली लगी है बोल रही है, तो कभी भंडारा हो रहा है बोल रही है। भैया, आप अपने बाल क्यों नोच रहे हैं? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? अरे यार, इस बहरी से बचाओ कोई मुझे, वरना मुझसे उल्टा सीधा सवाल पूछकर पागल ही कर देगी मुझे। अब बस मैं इसे और नहीं समझा सकता हूँ। ड्राइवर इतना कहकर माधुरी को सड़क के दूसरे साइड जोर से धक्का मारता है और वो जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे संभाल लेता है, जो कि कोई और नहीं उसका बेटा अनिकेत होता है, जिसे देखते ही माधुरी उसे अपने आप से दूर करके घर चली जाती है। तभी अनिकेत भी पीछे से आता है। माँ, मेरी बात सुनो।
माँ मुझे समझाने का एक मौका तो दो। इतने महीने बाद अपने पति की आवाज सुनकर राखी दंग रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता है कि अनिकेत वापस आ गया है। तभी वो अनिकेत को आवाज लगाती है। आप आ गए। आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? आपको पता है आपके जाने के बाद हमें कितना कुछ सहना पड़ा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे अपनी गलती का पछतावा है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, और वो भी आप दोनों का सहारा बनकर। राखी मुझे एक मौका दे दो प्लीज। अनिकेत को अपनी गलती पर पछताते हुए देखकर दोनों उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद अनिकेत अपनी पत्नी और अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देता है। इस तरह से अंधी बहू और बहरी सास दोनों को अपना खोया हुआ सहारा वापस मिल जाता है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मीशा अपने माँ बाप की एक लौती लड़की थी, इसीलिए उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते। मीशा सुंदर तो बहुत थी, लेकिन मोटी थी। उसके मोटापे का कारण था उसके पिता गिरधारी लाल का प्यार। उसके पिता गिरधारी लाल हलवाई थे, इसीलिए वो मीशा को बहुत ज्यादा मीठा खिलाया करते। इस कारण मीशा को मीठा खाना बहुत पसंद था और मीशा की माँ इस बात की शिकायत अक्सर ही किया करती। मैंने कितनी बार कहा है आपको कि मीशा को मीठा मत खिलाइए। अगर आप ऐसे इसको मीठा खिलाते रहे तो इसका वजन इतना हो जाएगा कि कोई फिर से शादी करने को तैयार तक नहीं होगा। अरे तो क्या हो गया? गिरधारी के पास इतनी धन दौलत है कि सारी जिंदगी अपनी बेटी को बैठा कर खिला सकता है। अगर कोई इससे शादी नहीं करेगा तो भी हमारी बेटी हमारे ऊपर कभी बोझ नहीं बनेगी। पर नाते रिश्तेदार नाम की भी कोई चीज होती है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतना स्वार्थी मत बनिए कि अपनी बच्ची का भविष्य ही मत सोचो। मैं अभी कह देती हूँ कि मीशा आज के बाद मीठा नहीं खाएगी। अगर इसने मीठा खाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसको जितना मीठा खाना है अपनी शादी के बाद ससुराल में खाए। कोमल ये कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गिरधारी भी अब ये तय कर लेता है कि वो मीशा को बिल्कुल भी मीठा नहीं खिलाएगा। लेकिन मीशा की बचपन की आदत इतनी आसानी से कहाँ जाने वाली थी। वो अक्सर गिरधारी की दुकान से चुराकर मिठाइयाँ खा लिया करती, वरना उसके पास इतने पैसे तो थे ही कि वो बाहर से मिठाइयाँ खरीद कर खा सके। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कोमल बड़ी मुश्किल से उसका रिश्ता राहुल नाम के लड़के से करवाती है और मीशा राहुल से शादी करके अपने ससुराल आती है। और मुंह दिखाई के समय सब उसको मिठाइयाँ खिला रहे थे और मिठाइयाँ खाते हुए मीशा मन में सोचती है, अरे बाबा मजा आ रहा है, ऐसे ही मुझे मिठाई खिलाते जाओ। मैंने नहीं सोचा था कि शादी के बाद में इतनी सारी मिठाई खाने को मिलेंगी। अगर पहले से पता होता तो मैं कब की शादी कर ली होती। मीशा मिठाइयाँ खाई जा रही थी और सब लोगों से मिठाइयाँ खिलाए जा रहे थे। ये सब देखकर मीशा की सास आस्था को बहुत अजीब लगता है। अरे ये तुम सब क्या कर रहे हो? बस भी करो तुम अब। मेरी बहू को पहले ही दिन शुगर की मरीज बनाकर मानोगे क्या तुम सब? बस बस, अब कोई और मेरी बहू मीशा को मीठा नहीं खिलाएगा। अरे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आस्था को मीशा की माँ ने पहले ही सब बता दिया था कि मीशा को मीठा खाने की बुरी लत थी और उसे खबरदार भी कर दिया था कि वो मीशा को ज्यादा मीठा ना खाने दे। सब रस्मों के बाद मीशा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जिसके बाद अगले दिन जब सब लोग मीशा की पहली रसोई के लिए नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे तो मीशा का पति राहुल सवाल करता है, अरे मीशा, आज तुम्हारी पहली रसोई थी। सच बताओ, तुमने आज रसोई में क्या क्या बनाया? मेरे तो मुंह में अभी से सोच सोच कर पानी आ रहा है कि तुमने क्या बनाया होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यह जानने के लिए कि मेरे हलवाई ससुर जी की बेटी ने पहली रसोई में क्या क्या बनाया होगा। बनाया है ना जी, बहुत कुछ बनाया है मैंने। गाजर का हलवा, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, रसमलाई, रबड़ी, रसगुल्ला सब बना दिया। बहू तू पागल हो गई है क्या? अरे इतना मीठा कौन खाता है? और कुछ भी बना देती, एक सब्जी ही बना देती, 2 पूड़ी ही तल देती। अब क्या मीठा खाकर गुजारा करेंगे हम लोग? मीशा को ये सुनकर रोना सा आ जाता है, लेकिन राहुल बात को संभाल लेता है, जिसके बाद सब लोग मिलकर साथ में नाश्ता करते हैं और राहुल भी अपने काम पर चला जाता है। दिन गुजरते हैं, लेकिन मीशा का मीठा खाना नहीं छूटता। चाय में भी वो बहुत ज्यादा चीनी डाला करती और चाय बनाते हुए 2 चम्मच चीनी अपने मुंह में भी भर लिया करती। इस बात से आस्था बहुत परेशान रहा करती। एक दिन वो मीशा को समझाती है, बहू मैं तो तेरी भलाई ही चाहती हूँ, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। अरे इतना मीठा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता।
तू जानती है तेरे ससुर जी का देहांत भी ज्यादा मीठा खाने की वजह से हुआ था। मैं नहीं चाहती कि तुझे भी कोई बीमारी पकड़े। माँ जी, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हलवाई की बेटी। मेरे तो खून में मीठा भरा है, मुझे तो शुगर होने से रही, इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। देख बहू, तुझे समझाना मेरा फर्ज था, जो कि मैंने पूरा किया। अब बाकी तुझे जो ठीक लगे वही तेरी मर्जी। आस्था ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बहू को नहीं समझाती। जिसके बाद मीशा एक दिन रसगुल्ले का डब्बा लेकर अपने पलंग पर बैठी होती है और टीवी देख देख कर रसगुल्ले खा रही होती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि रसगुल्ले के डब्बे की चाशनी टपक टपक कर उसके पलंग पर भी गिर चुकी थी। मीशा पूरे रसगुल्ले का डब्बा खाकर सो जाती है, यहाँ तक कि कुल्ला भी नहीं करती। जिसके बाद जब वो सुबह उठती है तो उसके पूरे ये क्या हो गया? मेरे पूरे शरीर पर इतनी खुजली क्यों हो रही है? और ये छोटे छोटे दाने कैसे आ गए? ये तो होना ही था। मैंने कितनी बार बोला है कि ज्यादा मीठा मत खाया करो। जरूर ये जो तुम्हारे साइड में रसगुल्ले का डब्बा रखा है, इसकी चाशनी बेड पर भी गिरी होगी और तभी लाल चींटियां आकर्षित होकर आ गई होंगी और उन्होंने ही तुम्हें काट कर ये सारे दाने दिए होंगे। जाओ और नहा कर आओ जल्दी से, वो भी, और चादर भी बदलो। मीशा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसके बाद में बाथरूम में ब्रश भी करती है और ब्रश करते हुए आईने में देखती है तो उसके दांतों में कीड़े लग गए थे, क्योंकि वो मीठा बहुत ज्यादा खाती थी और खाने के बाद दांतों को ब्रश भी नहीं करती थी। जिस वजह से अब मीशा से मीठा क्या, किसी भी तरह का खाना खाया नहीं जा रहा था। जब सब नाश्ते के लिए बैठी थी तो मीशा कुछ भी नहीं खा रही थी, सिर्फ जूस पी रही थी। उसे कुछ न खाते देखकर उसकी सास हैरान थी। बहू, तू कुछ खा क्यों नहीं रही है? अरे तेरा उपवास है क्या जो सिर्फ जूस पी रही है? नहीं माँ जी, मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा। सुबह देखा तो दांतों में कीड़ा लगा है। तू चिंता मत कर, मेरी जानकारी में एक दांतों का डॉक्टर है। मैं आज तुझे वहाँ ले चलती हूँ। वो तेरे दांतों का अच्छे से इलाज भी कर देगा और अगर तेरे दांतों में मसाला भरने की जरूरत हुई ना तो वो भी कर देगा। आस्था दिन के समय मीशा को डॉक्टर के लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि मीशा का एक दांत उखाड़ना पड़ेगा। लेकिन वो दांतों को उखाड़ने से पहले मीशा के कुछ टेस्ट करते हैं, क्योंकि मीशा को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की भी जरूरत थी। जब मीशा की टेस्ट रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट को पढ़ते हुए डॉक्टर कहता है, जी आपके दांतों में कीड़ा तो है ही, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको शुगर भी है और अगर आपने जल्दी इतना मीठा खाना कम नहीं किया तो ये शुगर और बढ़ सकती है, जिस वजह से आपकी आंखें भी कमजोर हो सकती है और आपके जख्म भी भरना बंद हो जाएंगे और आपको कई तरह की परेशानी भी झेलनी पड़ेगी, जैसे पाँव में सूजन और भी कई सारी। बहू, मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि ज्यादा मीठा मत खाया कर, लेकिन तू मेरी कहाँ सुनती थी। बार बार कहती थी हलवाई की बेटी को मीठा खाने से नुकसान नहीं होता। अब देख लिया। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आखिर मेरी गलतियों की सजा मुझे ऐसे मिलेगी। ये मेरी कोई उम्र है क्या शुगर के मरीज बनने की? लेकिन देखिए, फिर भी मुझे शुगर जैसी बीमारी ने जकड़ लिया और शुगर तो सारी जिंदगी रोगी का साथ निभाती है, कभी खत्म ही नहीं होती है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, पर अब मैं पछता कर भी उस गलती को सुधार नहीं सकती। सुधार नहीं सकती है, लेकिन अब तो उस गलती पर रोक लगा ले। आज के बाद से तू मीठा बिल्कुल भी नहीं खाएगी और देखना तेरी शुगर धीरे धीरे जब कम होगी ना, तब तू कभी कभी मीठा भी खा सकती है। जी माँ जी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी और अब से मीठा नहीं खाऊंगी। मेरे आगे मेरा भविष्य पड़ा है, मैं इसको ऐसे बेकार नहीं होने दूंगी। आज के बाद कभी मीठा नहीं खाऊंगी। आस्था अपनी बहू को बड़े प्यार से समझाकर अपने घर ले आती है, जिसके बाद आस्था अपनी बहू का पूरा अच्छे से ध्यान रखती है कि वो बिल्कुल भी मीठा ना खाए। आस्था बहू को जामुन के बीज का चूर्ण देती है और भी बहुत सारी आयुर्वेदिक विधियां उस पर करती है ताकि उसकी शुगर कंट्रोल में आ जाए। आस्था को पता था कि उसकी बहू को मीठा खाने की आदत थी, इसीलिए वो उसके लिए शुगर फ्री मिठाइयाँ बना कर रख देती है ताकि जब कभी कभी उसका मन होता तो वो मिठाइयों का सेवन कर लिया करे। इस तरह से मीठा खाने की शौकीन बहू को मीठे से परेशानी भी नहीं होती और कभी कभी उसका दिल भी रह जाया करता। राधा और सीता दोनों जुड़वा बहनें थीं।
ऐसा लगता था कि जैसे भगवान ने उन दोनों को बहुत ही फुर्सत और प्यार से बनाया है। चाल ढाल, रंग रूप, यहाँ तक कि आवाज भी दोनों की एक ही जैसी थी। पर इतना सब कुछ एक जैसा होने के साथ साथ सोने पर सुहागा ये था कि दोनों को एक ही चीज पसंद थी, और वो था भर पेट खाना। दोनों ही बहुत ज्यादा खाती थी और भूखमरी फैलाने के लिए जिम्मेदार थी। ऐसे ही एक दिन राधा और सीता अपने पड़ोस की सहेली सोनू की बर्थडे पार्टी में जाती है। तभी केक कट करने के बाद राधा और सीता को भी मिलता है। तभी राधा कहती है, यार सीता, ये केक कितना टेस्टी है। एकदम क्रीमी चॉकलेटी, मजा आ गया। कह तो सही रही है, पर इन्होंने केक इतना कम दिया है। सही कह रही है, पर हमें तो और खाना है। चल फिर आज अपने जुड़वा होने का फायदा उठाते हैं। सही कह रही है, आज सबसे ज्यादा केक ना हम दोनों ही खाएंगे। चल चल बहना, चले दोबारा से केक लेने। पहले तू जा, फिर मैं। क्यों नहीं, अभी जाती हूँ। इतना कहकर राधा जल्दी से सोनू के पास जाती है और उससे शिकायत करती है। अरे सबको केक दे दिया, पर अपनी दोस्त को ही भूल गई। अरे नहीं नहीं, इतने लोग हैं ना, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। अपनी दोस्त को कैसे भूल सकती हूँ। चलो तो दे फिर मुझे भी केक। ये लो, खा लो आराम से। राधा केक लेकर चली जाती है, जिसके बाद सीता वहाँ आती है और वो भी सोनू को वही बात कहती है जो कि राधा ने कही थी। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे तो सोनू फर्क नहीं कर पाती, जिसके बाद वो उसे भी एक बड़ा सा केक का टुकड़ा देती है। ऐसे ही दोनों बार बार जाकर बहुत सारा केक खाती हैं और फिर वापस से अपने घर आ जाती है। और तभी सीता मजे लेते हुए कहती है, वाह मजा आ गया। क्या पागल बनाया आज हमने सोनू के परिवार वालों को। किस्मत हो तो हम जुड़वा भूखी बहनों जैसी। इतना केक हम दोनों ने खाया है ना, इतना तो पार्टी में आए मेहमानों ने भी नहीं खाया होगा। पर यार अभी भी भूख लग रही है। माँ ने खाना बना लिया होगा, चल खाते हैं। हाँ यार, वैसे भी सोनू के घर वालों ने तो बस केक खिलाकर ही रवाना कर दिया। बताओ, खाना भी तो खिला सकते थे, पर नहीं, अपने पैसे बचा रहे हैं। ऐसे ही बातें करते करते दोनों डिनर करने के लिए चली जाती हैं और आराम से खाना खाती हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। राधा और सीता का भूखापन भी वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन राधा सीता अपनी माँ दीपा के साथ एक शादी में जाती हैं और दोनों अच्छे से रेडी होती हैं और दोनों के कंधों पर 2 बड़े बड़े हैंड बैग टंगे हुए थे, जिसे देखकर दीपा को बड़ी हैरानी होती है और वो सवाल पूछती है, ये बैग क्यों टांग लिया बेटा? क्या है इस बैग में? माँ, इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर बेटा क्यों लिए हैं तुम दोनों ने ये बैग? आप इतना क्यों पूछती हो? शादी में चले, आते हुए आपको बता देंगे। अरे बेटा बता तो दे, आखिर इस बैग में ऐसा है क्या? माँ तसल्ली रखो, बता देंगे, अभी चलते हैं हम। इतना कहकर राधा और सीता अपनी माँ को लेकर शादी में चली जाती है, जहाँ दीपा अपनी कुछ सहेलियों के साथ इधर उधर की बातें करने में बिजी हो जाती है और राधा और सीधा जाकर फूड सेक्शन में घुस जाती है और सीता अपनी करामात शुरू करते हुए कहती है, देख यहाँ कितना कुछ है। मलाई चाप, चिली पनीर, कबाब, पनीर टिक्का, तंदूरी नान, गोलगप्पे, टिक्की, डोसा, भल्ले पापड़ी, चाउमीन। फिर तो शुरू हो जाए। बिल्कुल, इसी काम के लिए तो आए हैं यहाँ। चल फिर शुरू हो जाते हैं। इतना कहकर राधा और सीता अपना हैंड बैग खोलती हैं और उसमें से छोटी छोटी पॉलिथीन्स बाहर निकालती हैं और एक एक करके जल्दी जल्दी खाने को थैलियों के अंदर भरती हैं और उसके बाद में हैंड बैग में रख लेती हैं। देखते ही देखते दोनों अलग अलग काउंटर्स का बहुत सारा खाना जमा कर लेती हैं और राधा एक्साइटेड होकर कहती है, सीता सब कुछ तो जमा कर लिया, बस अब रसमलाई बची है। चल दोनों जाते हैं और वो भी ले आते हैं। हाँ चल चल। वैसे भी जब तक खाने के बाद कुछ मीठा ना हो तो खाने का मजा अधूरा रह जाता है। इतना कहकर दोनों अब रसमलाई के स्टॉल की तरफ जाती हैं और जैसे ही सीता रसमलाई लेने लगती है तभी वेटर उसे टोक देता है। ओ मैडम जी, तनिक सबर करो। अरे कितना खाओगी? खा खा के फटना है क्या? ये तेरा पेट है या कुआं है? तब से देखे जा रहा हूँ, भर भर के खाए जा रही है। अरे इंसान है कि जानवर है? अब इतना तो पूरा मोहल्ला नहीं खाता मेरा जितना तू खा चुकी है, राक्षस कहीं की। जी देखिए, जब तक पेट नहीं भर जाएगा
तब तक खाना तो खाएंगे ही ना। और वैसे भी बार बार मैं नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, वो तो मेरी सासू अम्मा आ रही थी, और ना वो फ्री में खाती है ना, इसलिए मैं तुम्हारा नाम लगा रहा था। बड़ी पागल सी हो यार, मैंने खुद तुम्हें देखा है। जी नहीं, मेरी जुड़वा बहन। तभी वहाँ पर दूसरी बहन आती है और वेटर उन दोनों को देखकर दंग रह जाता है और सर खुजाते हुए कहता है, हे भगवान, ऐसा लगता है इन दोनों जुड़वा बहनों को उनके माँ बाप कुछ खाने को देते ही नहीं है। जब से आई है खाती जा रही है, खाती जा रही है, खाती जा रही है। अरे मैडम, आप दोनों जितना चाहे खा लो, लेकिन बाकियों को भी दे दो यार। वो देखो भूख से तड़प रहे हैं। अरे उनको भी भूख लगी है, खाने दो यार, सब लाइन में खड़े हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले हम तो खा ले अच्छे से। राधा और सीता की बात सुनकर वेटर अब वहाँ से चलता बनता है और दोनों भूखी जुड़वा बहनें खाना जमा करने के बाद आराम से बैठकर खाने का लुत्फ लेती हैं और दीपा के साथ घर वापस आती हैं, जहाँ दीपा कहती है, अरे बेटा, ये सब क्या है? जब तुम दोनों साथ में गई थी तब तो ये बैग एकदम खाली थे और अब इतने ज्यादा भरे हुए हैं। आखिर इन बैग में है क्या? माँ, इसमें कुदरत का खजाना है। माँ रुको, मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। आप भी देखोगी ना तो खुश हो जाना। इतना कहकर राधा खाने से भरे हुए दोनों बैग खोलती है और मुंह भी खोलते हुए बोलती है, देखो माँ, शादी में बना हुआ ऐसा भी कोई आइटम नहीं है जो हम दोनों ने अपने हाथ से पैक न किया हो। ये सब देखकर मुझसे रुका नहीं जा रहा। राधा, जल्दी से निकाल सब कुछ, भूख लग रही है। अपनी दोनों जुड़वा भुक्कड़ बेटियों की ये हरकत देखकर दीपा अपना सर पकड़ लेती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उन दोनों से कहती है, अरे शर्म नहीं आई तुम दोनों को ये सब करते हुए? ये क्या भूखापन फैला रखा है तुम दोनों ने? अरे कैसे पागलों की तरह इतना सारा खाना पॉलिथीन में पैक करके साथ लेकर आई हो तुम दोनों? अरे बाकी सबके लिए छोड़ा भी है या सारा लेकर आ गई हो? माँ, इतना गुस्सा क्यों करती हो? इसमें गलत ही क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए। अब आपको 1-2 दिन तो खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा, इतना खाना जमा कर लिया है हमने। हाँ माँ, वो भी एक से बढ़कर एक, मीठे से लेकर चाट पापड़ी सब कुछ है, जो मन आए खा लो। इससे पहले कि तुम दोनों मेरे हाथ का चाटा खा लो, दफा हो जाओ अपने कमरे में, भूखी कहीं की। दोनों की दोनों, ना जाने कौन सी कमी थी इन दोनों को जो ये हरकतें करती हैं। दीपा की बात को सुनकर दोनों बहनें वहाँ से कमरे में चली जाती है। कुछ महीने का समय गुजरता है, पर दोनों भूखी जुड़वा बहनों के भूखेपन में कोई फर्क नहीं था। ऐसे ही एक दिन सोनू अपने घर पर मोमोज बनाती है और कुछ मोमोज वो राधा और सीता को खाने के लिए उनके घर पर दे आती है। सीता और राधा आराम से मोमोज खाने लगती है और अब आखिर में प्लेट में एक ही मोमोज बचा हुआ था। दोनों उसे घूर रही थी किसी भूखे भेड़िए की तरह कि तभी सीता कहती है, ये लास्ट मोमोज मैं ही खाऊंगी। ऐसे कैसे खा लेगी? तेरा क्या नाम छपा पड़ा है? नहीं ना, मैं खाऊंगी उसे। मैंने कहा ना कि मैं खाऊंगी। मैंने भी कह दिया कि मैं खाऊंगी। देखती हूँ तू कैसे रोकती है मुझे। एक मोमो और दो बहनों के भूखेपन की वजह से आपस में ही उनकी लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को जंगली बिल्लियों की तरह नोचने लगती है। तभी वहाँ पर दीपा आती है और दोनों को एक एक जोरदार चाटा मारकर कहती है, अरे हद हो गई तुम दोनों जुड़वा बहनों के भूखेपन की। अरे एक दूसरे को खा जाओ तुम दोनों। इतना भूखापन, वो भी एक मोमोज को लेकर। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम जो ये भूखापन फैला रही हो किसी को नजर नहीं आता है क्या? अरे सबको नजर आता है। कोई दूसरा यही कहता होगा कि कितनी भूखी जुड़वा बहनें हो तुम दोनों। अपनी माँ की बातें सुनकर राधा और सीता का सर अब शर्म से झुक जाता है और वो अपनी माँ से माफी मांगती हैं और ये वादा करती हैं कि वो भूखेपन की आदत छोड़ देंगी। लेकिन दोस्तों, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। उन दोनों ने भूखेपन की आदत तो छोड़ दी थी, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के सामने। अभी भी वो अक्सर शादी पार्टियों में घुसकर ऐसे ही खाना चुरा चुरा कर भूखों की तरह खाया करती। तो आप भी सावधान रहिए, क्या पता ये जुड़वा बहनें कब आपसे टकरा जाए।